Assalamualaikum students. In this lecture we will be learning about the chapter number 12, that is the surgical intervention chapter. इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस और बेसिक मैनेजमेंट हम लोगों ने देख लिया. अब हम देखेंगे कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर किए जाते हैं और क्या क्या अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं एंड स्पेसिफिक सर्जिकल प्रोसीजर के लिए क्या स्पेसिफिक मैनेजमेंट जो है वो होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं. ठीक है, नंबर 1 हमारे पास जो है एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है रिपेयर. ऑब्वियसली कोई टिश्यू डैमेज है तो उसको आप लोग सूचर के थ्रू रिपेयर कर सकते हैं. रिकंस्ट्रक्शन में ये है कि हम कोई ग्राफ्ट वगैरह यूज़ करते हैं. मोस्ट कॉमनली लिगामेंटस रिकंस्ट्रक्शन की जाती है. अगर लिगामेंट रप्चर हो गया या लिगामेंट का टीयर हो गया तो हम सेंटर में कोई ग्राफ्ट वगैरह यूज़ करके जो है ना उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली अगर जॉइंट को इफेक्ट हो गया, ठीक है, हम इतना बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया या फिर जो है वो आफ्टर और मोस्ट कॉमनली नी में किया जाता है. अगर जो है पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट की जाती है, रीअटैचमेंट की जाती है. ऑब्वियसली लिगामेंट, टेंडन, किसी चीज़ की कैप्सूलर की स्टेबलाइजेशन की जाती है. मोस्ट कॉमनली कैप्सूलर स्टेबलाइजेशन की जाती है क्योंकि कैप्सूल जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है पैसिव स्टेबिलिटी के लिए. अगर कैप्सूल जो है वो लैग्स होगा, उसकी लैग्सिटी ज़्यादा होगी तो पैसिव स्टेबिलिटी कम होगी तो देयर विल बी एन इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर. ठीक है, उसके फ्रैक्चर और डिसलोकेशन. फिर रीअलाइनमेंट की जाती है. रीअलाइनमेंट यूजुअली टेंडन्स के केस में की जाती है और इसके अंदर क्या किया जाता है कि टेंडन को अपने इंजर्शन से रिमूव करके उसी बोन के ऊपर या किसी और बोन के ऊपर अटैच किया जाता है. ठीक है, उसी बोन के ऊपर डिफरेंट साइड के ऊपर अटैच किया जाता है. इसके अलावा हमारे पास रिलीज़ होता है अगर जो है ना यूजुअली कंपार्टमेंट सिंड्रोम या किसी इस तरह के प्रोसीजर के अंदर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल प्रेशर डेवलप हो जाए तो उसके अंदर जो है वो रिलीज़ की चीज़ें भी जो है वो की जा सकती हैं. रिलीज़ जो है वो कैप्सूलर लेवल पे भी किया जा सकता है अगर कैप्सूलर टाइटनिंग हो गई है. ठीक है, इसके इन्फॉर्मेशन या टाइटिंग हो गई. इसके अलावा जो है वो रिसेक्शन की जाती है. सिंपली एक्साइज कर दिया, उस पार्ट को रिमूव कर दिया. देन हमारे पास फिक्सेशन है. फिक्सेशन यूजुअली अगर फ्रैक्चर होता है तो हमारे पास फिक्सेशन इंटरनल फिक्सेशन की जाती है या एक्सटर्नल फिक्सेशन की जाती है. जो इंटरनल फिक्सेशन होती है ना, इसके अंदर क्या किया जाता है, कोई भी हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं. डिफरेंट हमारे पास जो है वो टूल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं. वायर्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा के वायर्स होती है, टी वायर, ये वायर्स यूज़ कर सकते हैं. सूचर्स यूज़ कर सकते हैं उन एरियाज़ को जो आपस में वायर्स, पिन्स, नेल्स यूज़ करके उन एरियाज़ को जो फ्रैक्चर्ड बोन्स हैं उनका अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं. ठीक है, या फ्यूजन कर सकते हैं जब हमें नज़र आ रहा है कि जॉइंट इस कदर डैमेज हो गए हैं कि अब यहाँ पर जो है वो हम कोई और काम नहीं कर सकते, अब हमें उनको फ्यूज़ ही करना पड़ेगा. तो ये बेस्ट सोल्यूशन होगा दोनों चीज़ों को आपस में फ्यूज़ करने का. तो ये चीज़ आगे फ्यूजन, ये टेबल बुक में बना हुआ है जिसमें आप लोग का हर प्रोसीजर की एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. ठीक है, अब हमारे पास प्रोसीजर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास आती हैं अप्रोचेस. ठीक है, अप्रोचेस में ना नंबर 1 हम लोग यूज़ करते हैं ओपन अप्रोच. As the name indicates, it is a type of approach in which an incision is made onto the body in order to visualize the surgical field. एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक कंप्लीट इंसिजन लगाया जाता है बॉडी के ऊपर. सुपरफिशियल स्किन, फेशियल, तमाम लेयर्स को एक्सपोज किया जाता है और फिर उस पर्टिकुलर एरिया में जिस पे हम लोगों ने सर्जरी करनी है, जो हमारी सर्जिकल फील्ड है, उसको जो है विजुअलाइज किया जाता है. उसको हम ओपन अप्रोच कहते हैं. एंड ओपन सर्जिकल अप्रोच इन्वॉल्व्स एन इंसिजन ऑफ एडिक्वेट लेंथ एंड डेप्थ थ्रू नेसेसरी सुपरफिशियल एंड डीप लेयर्स ऑफ द skin, fascia, muscle and joint capsule that allow the operative field to be visualized fully. ठीक है, ये चीज़ है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे वो कहते हैं कि कहाँ यूज़ की जाती है. तो यूजुअली जॉइंट रिप्लेसमेंट में, आर्थ्रोडीसिस में या इंटरनल फिक्सेशन में. आर्थ्रोडीसिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें दो जॉइंट्स को आपस में फ्यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब चूँकि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने इंसाइज किया, तमाम लेयर्स, बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो चुका है, लेयर्स डिस्टर्ब हो चुकी हैं, तो इसका जो हीलिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. इसीलिए इसके लिए जो रिहैब टाइम है वो भी क्या होता है, प्रोलॉन्ग होता है. ठीक है, ये ओपन प्रोसीजर की छोटी सी एक्सप्लेनेशन हमारी बुक में लिखी हुई है. देन हमारे पास आते हैं वेरियस आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर. अच्छा, आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोसीजर आते हैं, वो कहते हैं कि आर्थ्रोस्कोपी में यूजुअली स्कोपिक प्रोसीजर्स जो है ना, यूजुअली इसमें कोई भी कैमरा यूज़ किया जाता है एट द एंड ऑफ अ ट्यूब, जो भी हम लोग अंदर डालते हैं उसके थ्रू हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं इंटरनली. एंडोस्कोपी आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा. अच्छा, ये जो है ना 2 तरह से प्रोसीजर हो सकते हैं. या तो ये किसी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकते हैं अगर थोड़ा बहुत माइनर प्रोसीजर इस तरह से हो सकता है, या फिर ये असिस्ट कर सकते हैं, या फिर ये एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ हो सकते हैं. यूज एज अ डायग्नोस्टिक टूल एंड ट्रीटिंग अ वैरायटी ऑफ इंट्रा-आर्टिकुलर डिसऑर्डर. ठीक है, यूजुअली हमारे पास आउट पेशेंट बेसिस में किए जाते हैं. अंदर लोकल एनेस्थीसिया किए जा सकते हैं. शोल्डर, नी और हिप के अंदर भी आप इनको यूज़ किया जाता है. पहले शोल्डर, नी में मोस्ट कॉमनली इनको यूज़ किया जाता है. इसके अलावा कहाँ यूज़ किया जाता है, लिगामेंट एंड टेंडन रिकंस्ट्रक्शन में, डिब्राइडमेंट में. डिब्राइडमेंट मीन्स रिमूवल ऑफ टिश्यूज जो कि डैमेज हैं. मेनिस्टेक्टमी में या साइनोवेक्टमी में भी यूज़ किया जा सकता है. और इसकी
रिहेबिलिटेशन एज कम्पेयर टू ओपन अप्रोच काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अर्ली हो सकती है, ठीक है। हीलिंग जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू दैट, बिकॉज यहाँ पर टिश्यू डैमेज इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। देन हमारे पास आती है आर्थ्रोस्कोपिकली असिस्टेड प्रोसीजर्स। इसके अंदर क्या किया जाता है, हम लोग जो है वो आर्थ्रो देख अंदर अगर हम उसको प्रॉपरली ओपन नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत इंसिजन लगा रहे हैं और साथ में हम लोग जो है वो आर्थ्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग को क्लियरली अंदर की चीज़ें भी नज़र आ सके और थोड़ी सी जगह जो हमने ओपन किया है वहाँ से हम लोग जो है वो उसको प्रोसीजर को कर भी सके, तो इसको हम कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिकली असिस्टेड प्रोसीजर्स। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट में आते हैं टिश्यू ग्राफ्ट। अब वो कहते हैं कि ड्यूरिंग सर्जरी पर्टिकुलरली लिगामेंटस रिकंस्ट्रक्शन में, टेंडन रिपेयर में हो सकता है कि आपको वहाँ पर जो है वो एरिया को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रीअलाइन करने के लिए किसी ना किसी ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़े। सो इन दैट केस डिफरेंट ग्राफ्ट अवेलेबल होते हैं। ऑटोग्राफ्ट पेशेंट की खुद की बॉडी से ही डिफरेंट एरिया से एक ग्राफ्ट लिया जाए और उसको एक जगह पर दूसरी जगह पर लगाया जाए जो कि हमने रिपेयर करनी है, उसको हम लोग कहते हैं दिग्जाटा ऑटोग्राफ्ट। अब चूँकि इसमें दो जगह पर डैमेज हो रहा है, दो तरह के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, एक वो जहाँ से आपने ग्राफ्ट लिया, दूसरा वो जहाँ पर आपने ग्राफ्ट लगाया, तो यहाँ पर चूँकि दो एरियाज डिस्टर्ब हो रहे हैं, सो देयर इज एन इंक्रीज टिश्यू डैमेज एज कम्पेयर टू अदर टाइम्स। इसके अलावा हमारे पास एलोग्राफ्ट होता है। एलोग्राफ्ट में ये है कि हम किसी और सोर्स अदर देन ह्यूमन सोर्स से जो है ना वो ग्राफ्ट ले रहे होते हैं, इसको हम एलोग्राफ्ट कहते हैं। अब चूँकि एलोग्राफ्ट में हम किसी और बॉडी से ले रहे हैं, किसी और जगह से ले रहे हैं, ह्यूमन बॉडी का अपना नहीं है, तो देयर इज एन इंक्रीज चांस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। लास्ट में हमारे पास सिंथेटिक ग्राफ्ट है जो कि बाहर से सिंथेसाइज, किसी मेटल से, किसी और चीज़ से, कार्टिलेज से, किसी तरह से उसको आपने सिंथेसाइज किया और फिर आपने जो है वो इंटरनली बॉडी के अंदर प्लेस किया, उसको हम कहते हैं। लेकिन चूँकि इनके अंदर जो है ना वो भी ग्राफ्ट फेलियर या रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ हो सकता है विद टाइम वो ग्राफ्ट जो है वो क्या होना शुरू हो जाए, डैमेज होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये टिश्यू ग्राफ्ट से उनके टाइप्स जो हम लोगों ने देखी, कौन कौन से प्रोसीजर्स हम लोग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग पढ़ेंगे, आज ना उसने सेक्शन की हुई है, ठीक है, डिफरेंट प्रोसीजर्स की, और उसमें हम लोग देखेंगे किस प्रोसीजर की किस तरह से हम लोग जो है वो पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ये रिहैब कर सकते हैं।